नमस्कार दोस्तों, देश की पुकार यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने टर्निंग पॉइंट के तहत एक श्रृंखला शुरू की है। आपको पता ही है कि इसके 3 वीडियो में डाल चुका हूँ। एक न्यूटन पे डाल चुका हूँ कि न्यूटन की लाइफ में कब कैसे क्या हुआ, परिवर्तन जीवन में कैसे आया, टर्निंग पॉइंट उसके जीवन में कौन से साबित हुए। इसी तरह चार्ली चैपलिन के भी 2 वीडियो मैंने डाले थे, जो महान हास्य अभिनेता हैं, वर्ल्ड के रहे हैं, और कैसे उन गांधी जी के संपर्क में आने से उनके जीवन में प्रभाव पड़ा, और इससे पहले कि वो हास्य कलाकार कैसे बने। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला के तहत अब आपके सामने हाजिर हूँ, एक नई सीरीज लेकर, एक नया मामला लेकर। और यह मामला ये है चंद्रयान से जुड़ा हुआ। चंद्रयान 3 का सफल प्रक्षेपण कर भारत के वैज्ञानिकों ने, आपको पता है, इतिहास रच दिया। पूरे विश्व भारत की सफलता की गूंज सुनाई दे रही है। उम्मीदों पर खरा उतर रहा है चंद्रयान 3, और अपनी कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया की दूसरी प्रक्रिया वह पूरी हो गई है। दोस्तों, दरअसल इस बड़ी उपलब्धि के पीछे रॉकेट लॉन्चिंग की एक ऐसी ऐतिहासिक दास्तान जुड़ी हुई है जिसे जानकर आप चकित रह जाएंगे। इसके लिए आइए आपको भारत के इतिहास के 350 साल पीछे ले चलता हूं और आपको दिखाता हूं इतिहास की वो पन्ने पलटकर कि आखिर उनमें ऐसा क्या रहस्य छुपा हुआ है कि ये जो रॉकेट लॉन्चिंग वाला मामला है, ये भारत के इतिहास से कैसे संबंध रखता है। पूरी दुनिया को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि भारत ने रॉकेट लॉन्चिंग की खोज की है। ये इतिहास में दर्ज है। रॉकेट प्रणाली से चलने वाली मिसाइल का इतिहास भारत में दर्ज है। इतना ही नहीं, इतिहास का यह पन्ना अमेरिका के अंतरिक्ष सेंटर नासा तक में दर्ज है। आप विश्वास ही नहीं करेंगे इस बात पर कि ये जो चंद्रयान की जो प्रणाली भारत में है, जो मिसाइल की प्रणाली है, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और इसकी गवाही, इसके सबूत अंतरिक्ष एजेंसी रिसर्च सेंटर नासा में दर्ज है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासा की गैलरी में एक ऐसी तस्वीर लगी हुई है जो इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि हवा में चलने वाली इस प्रणाली की खोज भारत में हुई थी। जी हाँ, यहाँ से यह प्रणाली पश्चिमी देशों में जाकर परिष्कृत और उन्नत हुई। आइए आपको विस्तार से अब इसकी जानकारी देता हूँ। इसके लिए आपको ले चलता हूँ इतिहास के झरोखों में कि आखिर कैसे भारत मिसाइल रॉकेट प्रणाली का जनक है। टीपू सुल्तान, जिसे टीपू साहब या मैसूर के टाइगर के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत में स्थित मैसूर साम्राज्य के शासक और रॉकेट तोपखाने के अग्रणी थे। आपको बता दें कि अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी नासा के रिसेप्शन लॉबी में एक पेंटिंग है जिसमें लड़ाई का एक दृश्य दिखाया गया है, और साथ में यह बताने की कोशिश की गई है कि कैसे रॉकेट के इतिहास से एक योद्धा ने विशाल ब्रिटिश सेना को हराया था, और यह योद्धा कोई और नहीं, टीपू सुल्तान था। भारत के मिसाइल कार्यक्रम के जनक एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है कि उन्होंने नासा के एक सेंटर में टीपू की सेना की रॉकेट वाली पेंटिंग देखी थी। कलाम लिखते हैं, मुझे ये लगा कि धरती के दूसरे सिरे पर युद्ध में सबसे पहले इस्तेमाल हुए रॉकेट और उनका इस्तेमाल करने वाले सुल्तान की दूरदृष्टि का जश्न मनाया जा रहा है। वहीं हमारे देश में लोग ये बात या तो जानते नहीं हैं या उसको तवज्जो नहीं देते। जी हाँ, इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रॉकेट के इतिहास में टीपू सुल्तान का क्या महत्व है। लगभग 300 साल पहले टीपू सुल्तान ने एक ऐसा हथियार बनाया था जो दुश्मनों पर भारी पड़ गया था। सन 1780 में टीपू सुल्तान ने इन रॉकेट का इस्तेमाल कर ब्रिटिश सरकार में हमला करने के लिए किया था। इन रॉकेटों का इस्तेमाल 19वीं सदी की शुरुआत में जब ब्रिटिश फ्रांस के खिलाफ नेपोलियन के युद्धों में फंस गए थे, तो उन्होंने एक सैन्य हथियार पेश किया जो था कॉन्ग्रीव रॉकेट। कॉन्ग्रीव रॉकेट 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक आविष्कारक सर विलियम कॉन्ग्रीव द्वारा डिजाइन किया गया था। उन्हें रॉकेट बनाने का विचार तब आया जब टीपू सुल्तान ने ऐसे रॉकेटों का इस्तेमाल करके अंग्रेज सेना के छक्के छुड़ा दिए थे।
यह रॉकेट अब तक यूरोप महाद्वीप में पहले कभी किसी देश में इस्तेमाल नहीं किया था। कॉन्ग्रीव रॉकेट को 1800 के दशक की शुरुआत में बहुत प्रयोग के बाद फ्रांसीसी सैनिकों के खिलाफ तैनात किया गया था। इन रॉकेट की ताकत और प्रभावशीलता ऐसी थी कि इन्होंने तुरंत सभी देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और जल्द ही डेनमार्क, मिस्र, फ्रांस, रूस और कई अन्य देशों के सैन्य इंजीनियरों ने ब्रिटिश इंजीनियरों का अनुसरण शुरू कर दिया। हालांकि 19वीं शताब्दी के मध्य में इतिहासकारों ने ब्रिटिश सैनिकों के अतीत के बारे में पता लगाया, जिससे उन्हें यह पता चला कि वास्तव में कॉन्ग्रीव रॉकेट की जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप में टीपू सुल्तान के राज्य में थी। टीपू सुल्तान ने 18वीं सदी में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ मित्रता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कभी हाथ नहीं मिलाया। इसलिए अंग्रेज और टीपू सुल्तान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसी दुश्मनी में टीपू सुल्तान एवं उसके पिता हैदर अली ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी, जिनको आज आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जाना जाता है। जब इस लड़ाई में अंग्रेजों ने गोला बारूद टीपू सुल्तान की तलवार पर हावी होने लगे, तब टीपू सुल्तान ने अपनी सेना को एक ऐसा हथियार दिया जिसे इतिहास में मैसूरियन रॉकेट के नाम से जाना जाता है। मैसूरियन रॉकेट भारतीय सैन्य हथियार थे जो कि लोहे के आवरण से बने थे तथा उन्हें सफलतापूर्वक सैन्य उपयोग के लिए तैनात किया गया। हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर की सेना ने 1780 और 1790 के दशक के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्रभावी ढंग से इन रॉकेटों का इस्तेमाल किया। इस अवधि में मैसूर रॉकेट मुख्य रूप से प्रणोदक धारण करने के लिए लोहे की ट्यूबों के उपयोग के कारण अंग्रेजों की तुलना में कहीं अधिक उन्नत थे। रॉकेट यूरोप में भी थे, लेकिन वे लोहे के आवरण वाले नहीं थे। 1792 और 1799 में श्री रंगपट्टनम में लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इन रॉकेट का काफी प्रभाव के साथ इस्तेमाल किया गया। इन युद्धों के कारण अंग्रेजों को इस तकनीक के बारे में पता चला, जिसका उपयोग बाद में 1805 में कॉन्ग्रीव रॉकेट के विकास के साथ यूरोपीय रॉकेटरी को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम उसे मिटा पाना असंभव। जो कहलाता था मैसूर का शेर, 1801 में जिसकी तलवार की धार से कांपते थे अंग्रेज, कार्यक्रम शुरू करने के लिए जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, से कई रॉकेट आवरण एकत्र जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल, भेजे गए। ठोस वाले रॉकेट का द्वारा 1805 में हुआ और उसके बाद शस्त्रागार के टीपू सुल्तान प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का बेटा था, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य का शासक बना। और प्रगति के संचित विवरण का हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेर मैसूर नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने मराठों और निजाम को कई युद्धों में हराया था। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और अंग्रेजों का जमकर सामना किया। अंग्रेजों को युद्ध में कई बार हराने वाला टीपू 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद उसके साम्राज्य की कई बेशकीमती चीजें अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई। लंदन का मशहूर नीलाम घर पौंड है। यहीं पर पिछले 10 दिन से मैसूर के आखिरी शासक टीपू सुल्तान के हथियारों को नीलामी से पहले प्रदर्शन के लिए रखा गया था। इस नीलामी में टीपू सुल्तान से जुड़े 30 से ज्यादा हथियार और जंग के समय पहने जाने वाले रक्षा कवच जैसे साजो सामान रखे गए थे, लेकिन लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी टीपू की फ्लिंट लॉक वाली निजी बंदूक, जिसके कुंदे पर चांदी की धारियों वाला बाघ विराजमान है। जो लड़ाई हुई थी श्रीरंगपट्टनम में 1799 में, तो उसके बाद जब टीपू सुल्तान की मौत हुई और उनके शव से उठाई गई थी और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो
इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उनको दी गई कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो टीपू सुल्तान से हम जोड़ सकें वो उनकी तरफ से उनको दी गई थी, तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। टीपू सुल्तान को मैसूर के बाघ के नाम से पुकारा जाता था और बाघ को उन्होंने अपना प्रतीक चिन्ह भी बनाया था। यही वजह है कि उनके हथियारों पर बाघ की आकृति किसी न किसी रूप में नजर आ ही जाती है। बाघ की मूठ वाली रत्न जड़ित इस तलवार को खरीदारों ने सबसे अधिक सराहा और इसकी सबसे ज्यादा 21 करोड़ रुपए कीमत लगाई। लेकिन नीलाम हॉल के बीचों बीच रखी टीपू की तोप ने भी लोगों को कम आकर्षित नहीं किया। एक 3 पाउंड तोप है जो सिरंगापट्टनम में उनके रॉयल आर्मरी में बनाई गई थी उनके लिए, और इस पर भी आप देख सकते हैं कि उसके ब्रॉन्ज कैनन के ऊपर टाइगर के निशान है, टाइगर्स बने हुए हैं, जो के व्हील्स हैं उसके ऊपर उनके एक्सल्स पे भी टाइगर बॉसेस दिखाई देते हैं। टीपू सुल्तान ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों को सबसे कड़ी टक्कर दी थी और एक बार उन्हें शिकस्त देने में भी सफल रहे थे। लेकिन टीपू की कामयाबी में उनकी हैरत अंगेज वीरता के साथ साथ उनके निजी कारखाने में बने ऐसे हथियारों की अहम भूमिका रही थी। नीलामी में रखी गई तरह तरह की बंदूकों, पिस्तौलों, कलात्मक तलवारों और लड़ाई के दूसरे साजो सामान से टीपूकालीन युद्ध की तैयारियों और टीपू के व्यक्तित्व की विशेषताओं को समझने का मौका बखूबी मिलता है। अमरीश द्विवेदी, BBC, लंदन। जब 60 के दशक में विक्रम साराभाई ने भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदराबाद के निजाम से मिलकर चौथी बार टीपू पर भीषण हमला कर दिया और आखिरकार 4 मई 1799 में श्री रंगपट्टनम की रक्षा करते हुए इतिहास के पन्नों में टीपू सुल्तान का नाम अमिट है, उसे मिटा पाना असंभव है। एक बार जो कहलाता था मैसूर का शेर, जिसकी तलवार की धार से कांपते थे अंग्रेज, पहला रॉकेट आविष्कार, जिसकी बहादुरी को नेपोलियन ने किया सलाम, कर्नाटक में खुदाई के दौरान जिसने बनाई थी हिंदुस्तान की पहली मिसाइल। से ज्यादा रॉकेट मिले थे। इन रॉकेटों की जांच की गई तो पता चला और मैसूर के टीपू सुल्तान प्रसिद्ध योद्धा हैदर अली का बेटा था, जो अपनी ताकत से 1761 में मैसूर साम्राज्य का शासक बना। में करने के लिए इन्हें छुपा कर रखा था। हैदर अली की मौत के बाद टीपू सुल्तान ने मैसूर सेना की कमान को संभाला। टीपू अपने पिता की ही तरह योग्य और पराक्रमी था। टीपू को अपनी वीरता के कारण ही शेर मैसूर नाम से भी जाना जाता है। टीपू ने मराठों और निजाम को कई युद्धों में हराया था। टीपू सुल्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य के सामने कभी नहीं झुके और अंग्रेजों का जमकर सामना किया। अंग्रेजों को युद्ध में कई बार हराने वाला टीपू 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू की मौत के बाद उसके साम्राज्य की कई देशकीमती चीजें अंग्रेज अपने साथ इंग्लैंड ले गए। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की तमाम चीजें सजी हुई। लंदन का मशहूर नीलाम घर बॉन्ड है। यहीं पर पिछले 10 दिन से मैसूर के आखिरी शासक